कौन होते हैं रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, कौन होते हैं नॉन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, क्या होता है फैक्टर इनकम्स, क्या होता है ट्रांसफर पेमेंट्स, क्या डिफरेंस है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर डूइंग गुड। आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू द इग्नाइटेड माइंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में। सो दिस क्लास विल बी एलिमेंट्री क्लास, जिसमें हम आज कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जो की कॉन्सेप्ट्स हमें नेशनल इनकम को समझने में हेल्प करेंगे। सो वी विल बी स्टार्टिंग दिस लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम, कि क्या होता है बेटा नेशनल इनकम, किसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। सो बेटा याद रखना है आपको कि जब हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। किसका सम टोटल होता है बेटा? फैक्टर इनकम्स का सम टोटल होता है। ये फैक्टर इनकम्स कहां से आते हैं? अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये याद रखना है आपको, रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी फैक्टर इनकम्स रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री कमाते हैं उसका सम अप, उसे हम कहते हैं सर नेशनल इनकम। उसे क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम कहा जाता है। सर अभी समझ नहीं आया। समझ इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि हमने अब तक फैक्टर इनकम्स को नहीं पढ़ा और रेसिडेंट्स को नहीं समझा। सो पहले हम फैक्टर इनकम्स और रेसिडेंट्स को समझेंगे, फिर हम वापस अपनी डेफिनेशन पे आएंगे। सो जब हम बेटा फैक्टर इनकम्स की बात करते हैं ना कि फैक्टर इनकम्स किन्हें कहा जाता है, तो फैक्टर इनकम्स इन शॉर्ट में आपको कहूं कि फैक्टर इनकम्स होते हैं रिवार्ड्स। क्या होते हैं? रिवार्ड्स, या इन्हें हम कहते हैं कंपनसेशन। क्या कहते हैं? कंपनसेशन। अब ये रिवार्ड्स किन्हें दिए जाते हैं? ये रिवार्ड्स दिए जाते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। किसको दिए जाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स इससे पहले पढ़ी हो तो उसे पता होगा सर कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं व्हाइल डूइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो जो फैक्टर्स हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जो भी इनकी सर्विस के बदले, इनकी सर्विस के बदले यानी इन्हें इस्तेमाल करने के बदले जो रिवार्ड्स इन्हें दिए जाते हैं, जो रिवार्ड्स इन्हें दिए जाते हैं, उन रिवार्ड्स को हम कहते हैं फैक्टर इनकम्स। उन रिवार्ड्स को क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम्स। सो अगर हम डिटेल में देखें तो मैंने आपको बेटा कहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारा क्या क्या आता है? लैंड आता है सर, लेबर आता है सर, कैपिटल आता है, और क्या आता है? एंटरप्रेन्योर आता है। ठीक है, अब इनको हम क्या रिवार्ड्स देते हैं? इनको क्या रिवार्ड्स दिए जाते हैं? जब हम लैंड को यूज करें तो लैंड पे मुझे देना पड़ता है सर रेंट। लैंड को यूज करने के लिए मैं क्या देता हूं? रेंट देता हूं। लेबर को यूज करने के लिए मुझे वेज देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? वेज देनी पड़ती है, तनख्वाह देनी पड़ती है। कैपिटल, अगर मैं फॉर एग्जांपल लोन लूं किसी बैंक से, ऐसा समझ लो, और वो लोन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस लोन पे मुझे क्या देना है? इंटरेस्ट। क्या देना है बेटा? इंटरेस्ट पे करना है। और एक एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस को किस लिए रन करता है? प्रॉफिट्स के लिए। किसके लिए रन करता है? प्रॉफिट्स के लिए रन करता है। सो दिस रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, इन चारों को एक साथ हम कहते हैं फैक्टर इनकम्स। इन्हें क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम्स, या इन्हें हम कहते हैं बेटा फैक्टर पेमेंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? फैक्टर पेमेंट्स। तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि सर क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। किनका सम टोटल होता है? फैक्टर पेमेंट्स। यार एक इकोनॉमी ने रेंट कितना कमाया, एक इकोनॉमी ने वेज कितने कमाए, एक इकोनॉमी के रेसिडेंट्स ने इंटरेस्ट कितना कमाया, एक इकोनॉमी के
एंटरप्रेन्योर्स ने प्रॉफिट कितना कमाया, तो इन सब का सम अप जब हम करते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम्स। सो इन सारी फैक्टर इनकम्स को जब सम किया जाता है, उसी समेशन को हम कहते हैं नेशनल इनकम। उसी समेशन को क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम कहा जाता है। अब सर थोड़ा सा तो समझ में आया, और एक चीज रह गई कि रेसिडेंट हमने नहीं समझा कि ये रेसिडेंट कौन होता है। अब समझते हैं रेसिडेंट्स किसे हम कहते हैं। तो बेटा याद रखना है कि रेसिडेंट कौन होता है किसी भी कंट्री का, तो उसके लिए दो सिचुएशंस उसको मीट करनी पड़ती है। पहली चीज, रेसिडेंट उसे कहेंगे जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में लाई करता है। इसी कंट्री में क्या करता है? लाई करता है। सो इट मींस अगर मैं यहां पे इंडिया की एग्जांपल लूं, सो ए पर्सन का अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है? इंडिया में। तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। अब सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यहां पे कर रहा है, अगर उसका कोई बिजनेस है यहां पे, अगर वो यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, अगर वो यहां पे कंजम्पशन कर रहा है, क्या कर रहा है? कंजम्पशन कर रहा है। उन तीनों को, चाहे वो प्रोडक्शन करे, इन्वेस्टमेंट करे, कंजम्पशन करे, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये याद रख सकते हो कि वो अगर यहां पे कोई काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बन जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो, कंजम्पशन हो, एक्सपेंडिचर हो, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो। सो वो पर्सन होता है रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। तो सर क्या जो भी यहां पे प्रोडक्शन करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, कंजम्पशन करेगा, वो हमारा रेसिडेंट बनेगा? नहीं। इसके लिए दूसरी और एक जो है चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो या तो 1 साल, ठीक है, या मोर देन 1 ईयर इंडिया में रह रहा होना चाहिए। वो यहां पे रिजाइड करना चाहिए 1 साल या 1 साल से ज्यादा, तब जाके हम उसे कहेंगे कि ही इज द रेसिडेंट और शी इज द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री और इट इज द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। इट्स मैंने क्यों बोला वो हम अभी देखेंगे। सो रेसिडेंट्स के लिए हमने क्या देखा कि रेसिडेंट कौन बनेगा? रेसिडेंट वो बनेगा सर जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, ठीक है, और वो पर्सन इंडिया में 1 साल या 1 साल से ज्यादा टाइम से रह रहा है, वो हमारा रेसिडेंट बनेगा। वो हमारा क्या बनेगा? रेसिडेंट बनेगा। सो अब डेफिनेशन पे वापस आओ बेटा, अब होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम किसे कहेंगे? नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम हमने अभी कहा कि नेशनल इनकम होता है सर सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, दैट इज वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब का सम अप अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स। अब रेसिडेंट कौन है? जिसका क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है और वो 1 साल से ज्यादा या 1 साल तक हमारी कंट्री में रह रहा है, उसे हम रेसिडेंट कहेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। सो एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी सम टोटल हमारे फैक्टर इनकम्स का बनता है, जो कमाते हैं हमारे रेसिडेंट्स, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। उसे क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम। सो होपफुली आपको अब समझ में आया हो। सर नेशनल इनकम को हमने इससे पहले भी पढ़ा था, हमने और एक डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी कि इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो मैं एक चीज कहूंगा बेटा कि ये डेफिनेशन जो है ये 11th 12th के बच्चों के लिए अच्छी है, ठीक है, बट आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस के एस्पिरेंट्स हो, आपके लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा दूसरे लोगों से डिफरेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब हमने क्या पढ़ा? अब हमने फैक्टर इनकम्स को समझा और नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री को समझा। कौन होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम। अब समझते हैं, जैसे हमने अभी देखा कौन होता है नॉर्मल रेसिडेंट, इसे थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। कौन होता है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री? मैंने आपको अभी बोला कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम नॉर्मल रेसिडेंट की बात करें
तो पहली चीज मैंने आपको दो कंडीशंस बताई कि वो क्या कर रहा होना चाहिए, ऑर्डिनरली रिजाइड करना चाहिए हमारी कंट्री में, ठीक है। और दूसरी चीज उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे लाई करना चाहिए, हमारी कंट्री में। सो ए पर्सन इज अ रेसिडेंट ऑफ इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन दैट कंट्री। जो पर्सन 1 साल या 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में रहता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरली रिजाइडिंग पर्सन, ऑर्डिनरली रिजाइडिंग पर्सन। और वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में आता है। वो किस में आता है, नॉर्मल रेसिडेंट्स में आता है। अब समझ लो बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट्स में फिर कौन कौन आएगा। सो पहली चीज कौन आएगा सर, नॉर्मल रेसिडेंट्स इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। नॉर्मल रेसिडेंट हम किसी इंस्टीट्यूशन को भी कह सकते हैं और किसी पर्सन को भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है जिस ए पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है और वो इंडिया में 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह रहा है, तो ये ए पर्सन कहलाता है रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। सो इट विल बी एन इंडिविजुअल, ये एक इंसान होगा। बट बी एक कंपनी है, बी एक कंपनी है और इस कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इंडिया में हो रहा है। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या कर रही है कंपनी, इंडिया में कर रही है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कर रही है, इंडिया में कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज, ये कंट्री 1 साल या 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में है, इसे हम कहेंगे रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। ये भी क्या होगी, रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि रेसिडेंट कौन होता है। पहली चीज याद रखनी है आपको, रेसिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, रेसिडेंट कोई कंपनी भी हो सकती है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। दूसरी चीज, इंडियंस वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब समझ लो बेटा, जो भी हमारे लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट यहां के लोग, इंडिया के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाते हैं। सो उनका भी जो भी पैसा होगा वो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तीसरी चीज, द फॉरेन रेसिडेंट्स लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और मोर। जो भी फॉरेन रेसिडेंट्स है बट वो कहां पे रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा या 1 साल तक, वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाते हैं। वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स। बट कंडीशन वही है कि अगर वो फॉरेन रेसिडेंट है तो इसका क्या होना चाहिए सर, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां होना चाहिए, इंडिया में। अगर इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है और ये 1 साल या 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, उसे भी हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो उसका पैसा भी नेशनल इनकम में क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा। अब सर बात हो रही है फॉरेन रेसिडेंट्स की, तो बहुत सारे फॉरेन रेसिडेंट्स जो होते हैं बेटा, बहुत सारे लोग बाहर से पढ़ने के लिए इंडिया में आते हैं। वो यहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट या प्रोडक्शन करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आते, तो याद रखिएगा उन्हें हम अपने नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं गिनते, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाते। सो अगर कोई पर्सन एजुकेशनल पर्पस के लिए आया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आता। ये आपको मोर इंपॉर्टेंटली याद रखना है। सर और कौन आता है हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स में हमारे एम्बेसडर्स भी आते हैं। अगर इंडिया का एम्बेसडर किसी भी कंट्री में जाता है, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट ही रहता है। लास्ट वन, इंडियंस वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। जो भी फॉरेन एम्बेसीज है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में किसी और कंट्री की, यूके की कोई एम्बेसी है और इंडियन वहां पे काम कर रहा है, वो इंडियन भी मेरा क्या कहलाता है, वो इंडियन भी मेरा रेसिडेंट कहलाता है, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। ये आपको याद रखना है। सो लास्टली, कि जो भी इंडिया के सिटीजन्स है, इंडियन सिटीजन्स की बात करूं तो इंडिया के सिटीजन्स का सबका आपको पता ही है कि अगर इंडिया का मैं सिटीजन हूं तो इंडिया का सिटीजन होने के साथ साथ मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पे है, ठीक है, और मैं यहां पे रह रहा हूं, दैट्स व्हाई सिटीजनशिप मिल रही है मुझे।
क्योंकि आपने बहुत सारी सिटीजनशिप के टाइप्स हमने देखे होंगे, तो हर एक आई डोंट मतलब रिमेंबर कि कोई ऐसी सिटीजनशिप का कोई ऐसा कह सकते हैं वैल्यू होगा कि जिसमें यह ना कहा जाए कि इंडिया में रह रहा होना चाहिए ये, ठीक है। सो अगर वो हमारा सिटीजन है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है, इंडिया में ही लाई करता है, उसे भी हम कहेंगे रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, वो भी हमारी कंट्री का क्या होता है, रेसिडेंट। बट बेटा एक चीज आपको याद रखनी है, एक पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, ये ए पर्सन एक कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है बट दूसरी कंट्री का क्या हो सकता है, सिटीजन हो सकता है। इट मींस कि अगर इंडिया का कोई सिटीजन है, इंडिया का कोई सिटीजन है, ऐसे समझो इंडिया का कोई सिटीजन है बट उस सिटीजन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई नहीं करता और वो इंडिया में रहता भी नहीं, इंडिया में क्या रहता भी नहीं, तो ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आता, ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आता। ऑल्दो ही और शी इज आवर सिटीजन, वो हमारा सिटीजन रह सकता है बट वो हमारा रेसिडेंट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि रेसिडेंट बनने के लिए हमने दो चीजें बताई थी, पहली चीज उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पे होना चाहिए और दूसरी चीज वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा जो है हमारी कंट्री में रह रहा होना चाहिए, ठीक है। सो अब कौन होते हैं फिर नॉन रेसिडेंट्स? नॉन रेसिडेंट्स किन्हें हम कहते हैं? नॉन रेसिडेंट्स मैंने आपको बोला कि वो फॉरेनर्स जो वर्क कर रहे हैं हमारे इंडियन एम्बेसीज में, जो भी हमारे इंडिया की एम्बेसीज है फॉरेन में, तो वहां पे अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है, ठीक है, वो हमारा रेसिडेंट नहीं होता। दूसरी चीज, फॉरेन वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। सो अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इंडिया में, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया में है और उसके जो वर्कर्स हैं वो किसी और कंट्री के हैं, सो वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाते। तीसरी चीज, एम्बेसडर अगर किसी और कंट्री से आया है, जैसे हमारा एम्बेसडर अगर किसी भी कंट्री में जाके रहता है या काम करता है वो हमारा रेसिडेंट रहता है, वैसे ही किसी और कंट्री का जब हमारे पास एम्बेसडर आता है वो उनका ही रेसिडेंट रहेगा, हमारी कंट्री का रेसिडेंट नहीं रहेगा। द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, तो बहुत सारे काम करने के लिए एक्सपर्ट्स हम बाहर से बुलाते हैं। ऐसे समझ लो कि किसी भी आईटी प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी आईटी इंडस्ट्री के लिए या कोई भी इंडस्ट्री है उसके लिए फॉरेन एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं और वो फॉरेन एक्सपर्ट्स यहां पे रह के काम करते हैं बट रहते हैं सिर्फ 1 साल से कम पीरियड के लिए, वो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाता, उसे हम कहते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आई होप ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ रही है एंड यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि कौन होता है इंडिया का रेसिडेंट और कौन है अब नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब लास्टली मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम लास्ट में इसमें देखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, क्योंकि जब हम जीडीपी की बात करते हैं, डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, तो हम वहां पे पढ़ेंगे बेटा कि डोमेस्टिक इनकम होता है क्या है, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। बट अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी सुन के अगर आपको इंडिया का मैप बन रहा है ना दिमाग में, तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स नहीं होता, इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ही अलग है, ठीक है। तो क्या है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, किस किस चीज को हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। सो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है सर? पहली चीज, इंडिया का जो भी, जैसे हम कहते हैं इंडिया का लैंड, जो भी हमारा पॉलिटिकल लैंड है या जो हम जियोग्राफिकल एरिया है हमारा, ठीक है, वो जियोग्राफिकल एरिया हमारा आता है, यानी टॉप से बॉटम तक, ईस्ट से वेस्ट तक जो भी हमारा लैंड एरिया है वो लैंड एरिया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। उसके साथ साथ सर टेरिटोरियल वाटर्स, जो भी हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, यानी कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी एरिया हमारा है जहां पे हमारे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि हम वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, हम वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है, ठीक है। अब और सुनो,
कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक तो हमने देखा सर लैंड है और हमने वाटर को देखा, एयर को भी देख लो, एयर स्पेस भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। ये नई चीज है आपके लिए, डोंट वरी। एयर स्पेस भी हमारा किस में आता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। दूसरी चीज, जो भी शिप्स, जो भी एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करता है इंडियन रेसिडेंट, ऑपरेट कौन करता है, इंडियन रेसिडेंट। अभी हमने देखा इंडियन रेसिडेंट कौन होता है। सो अगर उनमें से कोई भी ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो शिप हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, और कंपनीज कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो शिप हो, एयरक्राफ्ट हो या कंपनीज, सॉरी इंडियन रेसिडेंट उन्हें क्या कर रहा हो, चला रहा हो, और चाहे वो कंपनीज ही क्यों ना हो, ठीक है, जो ये शिप्स और एयरक्राफ्ट चलाती हैं, वो कहां पे, बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। यानी जो भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसमें जो शिप्स यूज हो रही है इंडिया की, जिन्हें इंडिया क्या कर रहा है, चला रहा है, इंडियन रेसिडेंट उस पर काम कर रहा है, चाहे इंडियन कंपनी कोई चला रही है, वो भी हमारे किस में आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, वो भी किस में आता है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। ये चीजें आई डोंट थिंक कि आपको इतना ज्यादा डेप्थ में पता होंगी। सो नई नई चीजें पता आपको चल रही हैं, आप सीखते जाओ साथ साथ, ठीक है। थर्ड थिंग, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट्स। हर जगह पे इंडियन रेसिडेंट की बात होगी। अगर कोई भी चीज इंडियन रेसिडेंट चला रहा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाती है। जो भी फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल रिग्स हो गए, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, जिन्हें इंडियन रेसिडेंट चला रहा है, चाहे वो क्यों ना इंटरनेशनल वाटर्स में ही हो। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में हमारा कोई भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता, ठीक है। हम इंटरनेशनल वाटर्स में एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं लेते किसी भी काम को करने के लिए। बट अगर इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी इंडियन रेसिडेंट, चाहे उसके ऑयल रिग्स है, चाहे वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, वो ओन करता है और चलाता है उनको, और चाहे उसके फिशिंग वेसल्स हैं, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, वो भी किस में आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। लास्ट थिंग इज, अगर कोई भी एम्बेसी है, कॉन्सुलेट्स हैं या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जैसे हमारी कंट्री के बहुत सारी कंट्रीज में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स भी हैं, कॉन्सुलेट्स भी हैं, एम्बेसीज भी हैं, वो भी हमारी किस में आती है, पहली चीज ये समझ लो कि चाहे वो एम्बेसी हो हमारी, कॉन्सुलेट्स हो हमारे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हो हमारे जो अब्रॉड में है, बट ऑपरेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इन्हें ऑपरेट कौन करे, इंडियन गवर्नमेंट इन्हें ऑपरेट करे, वो भी हमारे किस में आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। सो आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आई हो। तो डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ इंडिया का मैप नहीं होता, या हमारे सिर्फ आइलैंड्स नहीं है, उसमें हमारे टेरिटोरियल वाटर्स भी आते हैं, उसमें हमारा एयर स्पेस भी आता है, इसमें हमारी वो चीजें आती हैं जो चाहे वाटर्स में चल रही हैं, चाहे वो एयर स्पेस में है, चाहे वो लैंड पे है। तो अगर उन्हें ओन करता है, उन्हें गवर्न करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हमारी हो, चाहे वो इंडियन रेसिडेंट हो, वो सारी चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, वो सारी चीजें किस में आती है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। सो आई होप ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी। हमने कोशिश करी कि इसे इजीएस्ट वे में समझे हम, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए और सीखने के लिए आप इग्नाइटेड माइंड्स ज्वाइन कर सकते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स में हमने एनटी के लिए एक नया जो है बैच लॉन्च किया है बिफोर 4-5 डेज, तो आप वहां पे ऐसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक में, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।